आदमी को हंसने के लिए ज़रूर मैं एक बात बताता हूँ, मौसम कोई भी हो, कहीं का भी हो, आपने खुशी तलाशनी है ना, तो ऐसे संदर्भों में मिलती है। एक बार एक गमी बोलते हैं, कोई गुजर जाए तो आदमी जाता है ना। मैं मेरी पत्नी गए ऐसे माहौल में, वो बैठे थे जिनकी पत्नी नहीं रही थी, नीचे सिर लटकाए हुए। तो मैं और मेरी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, शोक भी व्यक्त नहीं कर पा रहा था मैं। कुछ और भी आगंतुक आए, एक बड़े कवि आए हिंदुस्तान के, मैं नाम नहीं लूँगा कि अपन इसमें बोल रहे हैं। तो वो जिनकी पत्नी डेथ हुई थी उनकी, वो भी बहुत बड़े कवि थे, और मैं भी छुटभैया लिखने पढ़ने वाला आदमी था। तो वहाँ महफिल पूरे कवियों की लगी हुई थी। तो वो भाई साहब बोले कि अरे भैया, आपकी शादी कब हुई थी? तो उन्होंने बताया कि 1948 में, 48। तो फिर जो दूसरे थे उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, बोले अपनी कब हुई थी? तो मैंने अपनी पत्नी से बोला ये हिसाब लगा रहे हैं कि अब कितने साल और बचे। उनने उनने पूछा कि अरे तुम्हारी शादी कब हुई थी? तो उन्होंने बोला 48। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा अपनी कब हुई थी? तो उन्होंने 2 साल बाद का बताया कि 50 में। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा इन्हें हिसाब लगा लिया 2 साल के, कहीं तुम मत हिसाब लगाओ, इनके 25 साल बाद तुम्हारी शादी हुई है। मैंने कहा कहना तो मेरे से यार सही में एक लंबा अरसा हुआ है, तो मैं सुनाना उनाना तो अब नहीं, भूल गया है मुझे। और आ इसलिए रहा हूँ कि दोबारा से कुछ माहौल मिले और शायद मेरी हिम्मत खुल जाए। महफिल से उसकी यूँ मायूस होके लौटा हूँ, मायूस होके लौटा हूँ, लौटा हो जैसे कोई जुआरी हार के। महफिल से उसकी यूँ मायूस होके लौटा हूँ, लौटा हो जैसे कोई जुआरी हार के। प्यार को मेरे सब देखें तिरछी निगाह से, जैसे हम कहीं से लाएं कुछ लूट मार के। जैसे हम कहीं से लाए हैं कुछ लूट मार के। अब शादी भी फिर मेरी पत्नी के साथ हो गई और उसका नाम कल्पना हो गया। अब मैंने जैसे ये पहले वाली स्टोरी सुनाई ना, ऐसे ही उपजती हैं मेरे अंदर से चीज़ें, और भूलता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। स्टेशन गया, पत्नी को कहा आ जाओ स्टेशन, मैं सीधा ऑफिस से पहुँच गया। टिकट भी ले ली मैंने अपनी की, अपने पिताजी की, बच्चे की और सबकी, और चला गया। ट्रेन वहीं पर प्लेटफॉर्म पे छोड़ के और ग्वालियर निकल गया। रास्ते में जब टीटी ने चेक किया ना, तो बोला टिकट, तो मैंने दिखाया, बोला 4 सवारी कौन सी हैं? तो मैंने कहा यार वो तो स्टेशन पे ही रह गई थी। अब वो दिल्ली स्टेशन पे रह गई। ऐसी महिला के साथ मैं रहता हूँ, और ऐसी लड़की इतने वर्षों से मेरे साथ गुजारा भी कर रही है। बस ये मतलब ये मेरे लिए उपलब्धि कह दो या है जैसे समझ लो। बड़ा जीने मरने का यार, मैं डरता भी खैर नहीं हूँ, मेरे को इसी बातों के मुझे लगता है कि यही एक जीने का सहारा बचा है ना। तो चलो शायरी सुनाता हूँ, नहीं तो ये बीच में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अभी एक जगह गया था तो 31 मिनट यही कहानी सुनाता रहा, और वो बोले यार कुछ शायरी भी सुना दो जिस काम से आए हो। तो पढ़ देता हूँ, और याद नहीं रहता है तो पत्नी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है, और मैंने कहा वहाँ बैठ कर के वही खोल लूँगा तो याद आ जाएगा। डालता हूँ इंस्टाग्राम पे झरोखे के नाम से। तकलीफ़ कैसी भी हो, अब आंसू तो नहीं आते। तकलीफ़ कैसी भी हो, अब आंसू तो नहीं आते। हाँ खुशी मिलती है तो अश्क छलक जाते हैं। शब्दों से अब बात नहीं हो पाती पूरी, शब्दों से अब बात नहीं हो पाती पूरी, तो आंखें ही कहती हैं वो बात अधूरी। तो आंखें ही वो कहती हैं बात अधूरी, उसकी आंखों में मुझको
प्यार दिखा है, अब लगता है जिंदा रहना बहुत ज़रूरी। अब लगता है जिंदा रहना बहुत ज़रूरी। तुम आओ, तुम आओ तो सही, मैं कैसे कहाँ रखता हूँ। तुम आओ तो सही, मैं कैसे कहाँ रखता हूँ। घर से ज़्यादा मैं जगह दिल में रखता हूँ। घर से ज़्यादा मैं दिल में जगह रखता हूँ। तुम अपनी बात मोहब्बत की तरह रखो तो, तुम अपनी बात मोहब्बत की तरह रखो तो, मैं मोहब्बत को इबादत की तरह रखता हूँ। पहले याद रख लिया करता था, अब तो भूल जाता है। तुम मुझसे बात न करो, तुम मुझसे बात न करो, कोई बात नहीं। तुम मुझसे बात न करो, कोई बात नहीं, लेकिन औरों से बात करते हो तो बुरा लगता है मुझे। लेकिन औरों से बात करते हो तो बुरा लगता है मुझे। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि तू मेरी जागीर नहीं है। मुझे मालूम है कि तू मेरी जागीर नहीं है, लेकिन तुझे कोई अपना कहता है तो बुरा लगता है मुझे। ये तो बेवजह की लाई है ना। रोज नया कुछ सिखाती है जिंदगी, उम्र भर लगता है पढ़ाती है जिंदगी। रोज नया कुछ सिखाती है जिंदगी, उम्र भर लगता है पढ़ाती है जिंदगी। बचपन तलाशते हैं, जवानी के बाद हम, जवानी के बाद हम, जब उम्र का आईना दिखाती है जिंदगी। जब उम्र का आईना दिखाती है जिंदगी। माहौल, माहौल खुशियों का बनाने के लिए हम मुस्कुराते हैं दर्द छुपाने के लिए। माहौल खुशियों को बनाने के लिए हम मुस्कुराते हैं दर्द छुपाने के लिए। दर्द गम को जश्न बनाने के लिए हम लतीफ़े सुनाते हैं हंसाने के लिए। जख्म है तो छुपा कर रखिए, जख्म है तो छुपा कर रखिए। लोग सुई रखते हैं चुभाने के लिए। तो जुबेर भाई, अब मेरे से याद वाद कुछ नहीं है, एक घटना सुना दूं, छोटी सी सुना दूंगा। पर ये एक जगह सुनाया था मैंने और बड़ी हो गई तो मेरे को डर लगता है, मज़ा ना आएगा ना बोलना, तो वहीं रोक दूंगा मैं। आप लोगों ने सुना था एक बार सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हुए थे, बड़ा दुखद था वो। जिनके भी घर बर्बाद हुए वो बहुत तकलीफ में होंगे लोग। उसमें मेरी पत्नी भी गई थी और मुझे नहीं पता था, मैं तो ऑफिस में था। जब मैं घर आया तो अपने शूज़ उतारे, जैसी आदत थी टेबल पे पैर रखा, रिमोट से टीवी ऑन किया और बेटे से पूछा मम्मी कहाँ गई। कहने लगी सरोजनी नगर गई है। बाजार मार्केटिंग महिलाएं करती हैं तो चली गई होगी। टीवी ऑन हुआ तो उसमें खबर आई कि सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट, दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट, पहाड़गंज, सरोजनी नगर और करोल बाग। अब तो भैया प्राण सूख गए और खबर सिर्फ टीवी में काला था क्योंकि कुछ सीन नहीं आ रहे थे, पत्रकार का चेहरा दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाते हैं तो फिर वीडियो आना चालू होती है। ऑडियो से खबर दे दी पहले, ब्रेकिंग न्यूज़, फिर ऑडियो चालू हुआ, फिर वीडियो चालू हुआ, भगदड़ मची, धुआं धुआं। तो मैंने कहा यार तुम्हारी माँ कहाँ गई है, सही बताओ। कहने लगा सरोजनी नगर गई है। तो मैंने कहा वहाँ तो बम फट गए। हाथ पैर भी कांपने लगे, उस ऑफिस से आया था, तकलीफ मेरे को हो रही थी। तो वो समझ गया कि ये पापा परेशान हो गए। वो सामने से अंकल जी को बुला लाया कि मम्मी गई हैं और टीवी पे ऐसे ऐसे समाचार आ रहा। तो वो जोशी साहब थे, आ गए मेरे पास। अरे बोले मिश्रा जी क्या हुआ। मैंने कहा साहब पत्नी गई है वहाँ और बम फट गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा चलो अपन चलते हैं सरोजनी नगर। तो उन्होंने कहा नहीं सरोजनी नगर मत जाओ, टीवी ऑन करो और ढंग से देखो। तो चैनल चेंज किया तो आ रहा था कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं।
घायलों को सफदरजंग और एम्स ले जा रहे हैं। तो मैं सुन रहा था तो मेरे को सचमुच में तकलीफ हो रही थी। मेरा एक छोटा सा बच्चा और मैंने कहा यार अब करूँगा क्या इसके बाद, अगर कहीं कुछ फंस गई चक्कर में। और उसके बाद में न्यूज़ आई कि वीडियो से दिखाने लगे कि बर्तन फैले हुए हैं, कुछ औरतें भी पड़ी हुई हैं, आदमी भी पड़े हुए हैं, लोग भी घायल हैं, भगदड़ मची हुई है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी माँ क्या पहन के गई है? बोले पीले रंग की साड़ी। मैंने कहा देखो भी महिलाएं तो पड़ी थी इसमें कुछ, तो उसमें एक महिला भी पड़ी हुई थी। फिर सीन बदल गया, फिर दूसरा दिखाने लगे। मैंने कहा यार चलो निकलते हैं। जोशी जी बोले नहीं नहीं मिश्रा जी रुकिए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको जाने को भी नहीं मिलेगा। उसमें लिखा है कि एम्स से क्या नाम है जो बीच में एक हयात होटल पड़ता है ना कोई जगह, तो बोले कि वहाँ से बैरियर लगा दिए हैं, आप किसी को आगे नहीं जाने देंगे। तो भी मैंने कहा नहीं चलो। थोड़ी देर में न्यूज़ चालू हुई। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो वो कहती हैं कि यह हादसे पर दुखद खबर है और आप लोग अपने अपने घरों में रहें, उधर ना आने की कोशिश करें, और जो भी घायल हैं उनको 50,000 रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार कर रही है। मुझे तो गुस्सा आ गई साहब कि साला 50,000 रुपये देंगे और उसके लिए फिर बोलेंगे कि थोड़ी देर में कि जिनको मृत्यु हो गई है उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैंने कहा यार कमाल है यार, बीवी किसी की चली गई वहाँ और वो मर गई तो 5-4 लाख देंगे। तो जोशी जी बोले तुम्हारी बीवी थोड़ी चली गई यार, तुम तो खबर सुन रहे हो अभी। तो मैंने कहा चली तो गई नहीं, अब है तो वहीं पर ना। पता नहीं क्या हुआ, अब समझ में नहीं आ रहा, मैं घबरा भी रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार चलो बाइक से चलते हैं अपन। थोड़ी देर में दूसरी खबर आई, मनमोहन सिंह केंद्र सरकार की तरफ से मनमोहन सरकार ने 5 लाख की घोषणा की है। तो मैंने कहा 9 लाख हो गए। तुम लोग ये लड़की होके भी हंस रही हो, तुमको किसी का दुख नहीं समझ में आ रहा कि तकलीफ में आदमी सोच रहा था यार कैसा आदमी, मनोदिशा क्या होगी, आदमी आप परेशान है इस बात से, हाथ पैर अलग कांप रहे। और फिर मैंने कहा यार ये 9 लाख रुपए का कर दिया है, मजाक करते हैं यार, मेरी तो घर गृहस्थी हो जाएगी, बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे तो, और डर भी लग रहा। मैंने कहा चलो भाई, तो जोशी जी ने कहा रुक जाइए बैठो यार, परेशान मत हो, पानी पियो, पापा को पानी पिलाओ, हाथ पैर भी काँप रहे। तो कंधे के पास वो अपने हाथ रख के खड़े हुए, पानी वानी मैंने पिया। तो मैंने कहा जोशी जी फ़ोन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा मैं लगाता हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन मिलाया और दे दिया मुझे। तो अब मैं कोई नहीं उठा रहा। तो मैंने कहा साहब फ़ोन पता नहीं बंद हो गया। मिश्रा जी फ़ोन नहीं लगेगा, जब ऐसे कोई हादसे होते ना तो जैमर लगा दिए जाते हैं, हाँ प्लीज़ बंद कर दो। तो मैंने बंद कर दिया और उसके बाद जो है उठ गए। थोड़ी देर में फिर जोशी जी ने मिलाया फ़ोन, फिर आ गया, बैल गई, फिर नहीं उठाया, फिर गया, फिर बैल उठी और हमारे जीने तक आ गई। नीचे देखा पत्नी आ गई, 8-10 थालियाँ दिए हुए उसके सामने, क्या नाम है, जीने के सामने, उसमें थैलों में सामान साड़ी वाड़ी सब थी। तो मैंने पूछा कि वो कह रही क्या हुआ, भीड़ देखी। तो उसने कहा क्या हुआ आपको? तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो जो होना था हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप परेशान दिख रहे हो कुछ। तो उन्होंने कहा भाभी आप गई थी वहाँ बम बम फट गए हैं, मिश्रा जी बहुत नाराज़ हो, दुख तकलीफ़ में थे। तो कह रही आप क्यों अब तकलीफ़ में, अब तो नॉर्मल हो जाओ, पानी वानी पिलाया उसने। कह रही मैं तो आ गई हूँ। तो मैंने कहा यार तुम ऐसी जगह मत जाया करो, देखो कैसी भीड़ भाड़ में हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम्हें क्या? कह रहे आपको क्या तकलीफ़ है, मैं तो बच गई। तो मैंने कहा बच गई यार, पर मैं अब क्या बताऊँ क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर क्या नुकसान, उसके बाद मैंने पूछा कि तुम अब आज के बाद मत जाना कहीं भी ऐसे भीड़ भाड़ में। कह रही मैं नहीं जाऊंगी, पर आपको मैं बता दूं। तो मैंने कहा देखो करोल बाग में फट गए, सरोजनी नगर में फटा, पहाड़गंज में फटा। तो कहने लगी मैं तीनों जगह नहीं गई थी। मैंने कहा कहाँ गई थी? कह रही मैं तो दूसरी जगह गई थी, पता नहीं कौन सी जगह का नाम लिया, करोल बाग का। तो मैंने कहा कि करोल बाग तुम जहाँ कह के गई थी वहाँ नहीं गई? कहीं नहीं। तो मैंने कहा ये भी बहुत यार गलत काम करती हो तुम। शुक्रिया।